अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वजीर आजम इमरान खान ने आज एक बार फिर ऐलान किया है कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे। साथ ही वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि उनसे एनआरओ मांग कौन रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने वर्चुअल तकरीब से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रही है, माफिया ब्लैकमेल करना चाहता है। वो कहते हैं कि अगर एनआरओ ना दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सिपाही जिसने ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए, 425 वजीरों को उन्होंने जेलों में डाला करप्शन पे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, इन सारों को कानून के नीचे लेके आए। इनको पहली दफा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करें। इसका सिर्फ एक मकसद ये कि अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहते हैं। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हम नहीं तो तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे, लेकिन अगर आपने एनआरओ ना दिए या प्रिविलेजेस ना दिए या इम्यूनिटी ना दी। अब ऑपोजिशन जमातें तो बज़ाहिर हुकूमत गिराने में संजीदा दिखाई नहीं देती, ताहम हुकूमत के अंदर से ही सवालात उठाए जा रहे हैं। हुकूमत के अपने ही इस वक्त हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए तो हुकूमत ने मामलात पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब जिन पर तरीन ग्रुप ने नो लिफ्ट का इल्ज़ाम आयद किया, विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम आयद किया, एक दिन में 50 अफराद से मिले। जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ता करके शिकवे और शिकायत दूर करने की कोशिश वज़ीर आला पंजाब ने की है और उनकी कोशिश के बावजूद वज़ीर आज़म के रफ़क़ाए ख़ास मामलात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यूँ लगता है कि जैसे ही मामला सेटल डाउन होने की तरफ बढ़ता है, साथ ही किसी वज़ीर की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और स्टेटमेंट सामने आ जाता है। सेनेटर फैसल वोडा के मुताबिक तरीन ग्रुप को तो एक SHO के जरिए काबू किया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने ये स्टेटमेंट आपके सामने रखा था कि तरीन ग्रुप एक SHO की मार है, लेकिन उनके नज़दीक गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। फैसल वोडा साहब इस तमाम तर सूरत हाल की अक्कासी कैसे करते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाता है। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में अपनी अपनी ज़िंदगी में गुब्बारे भरते हुए देखे, हवा निकलते देखी और फटते हुए देखे। ठीक है, तो ये तो अभी गुब्बारे में हवा हुआ, निकल भी गई है हवा। ठीक है, एक निकल गई है। अब फैसल वोडा के इस बयान पर एक और हुकूमती वजीर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, नाला दिखाई दे रहे हैं। उन्हें फैसल वोडा का किरदार भी मशकूक दिखाई दे रहा है। हुसैन बहादुर दरेशक साहब ने फैसल वोडा साहब के इस स्टेटमेंट पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, वो भी आपके सामने रखते हैं जी। अगर इमरान खान को किसी से ख़तरा है तो फैसल वाडा जैसे फजूल और घटिया इंसानों का है, जिसको जूते पड़ने चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि उसको अभी तक जूते क्यों नहीं पड़े। वो एक ऐसा बंदा है जो कि ज़रूर इमरान खान की किश्ती डबोने के अंदर एक बड़ा बहुत एक सेलिएंट किरदार अदा करेगा, तरीन नहीं करेगा। सवाल तो ये भी है कि क्या फैसल वोडा ही मामलात खराब कर रहे हैं, राजा रियाज दोनों के दरमियान राब्ते का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख तो राजा रियाज पर तंज के नश्तर बरसाते दिखाई दिए। हलीम आदिल शेख के मुताबिक पीपल्स पार्टी के दौर में महज 17,000 वोट लेने वाले राजा रियाज आज हमें आते हैं। और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती और इब्तदाई दिनों के साथी ये कहते हैं कि असल में ये तो वो लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। ये किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग हो सकते हैं? हलीम आदिल शेख साहब क्या कहते हैं जी, वो भी आपके सामने रखते हैं। राजा रियाज साहब के लिए कह दूं, राजा रियाज साहब जरा अपनी जगह में रहें। 17,000 वोट मिले थे आपको, पीपल्स पार्टी में थे आप 2013 में, और अभी खुशाब में 226 वोट मिले हैं। 2018 में राजा रियाज को अगर 1.25 लाख वोट मिले हैं तो तहरीक इंसाफ की खातिर मिले हैं। राजा रियाज हमारी दूध में मेंगलिन डालने की कोशिश ना करें। मैं कहना चाहता हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक में सब हमारे अपने हैं, अगर वो बात कर रहे हैं अपने उनके मसाइल होंगे, लेकिन कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ हो। उनके अपने मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन राजा रियाज साहब से कहता हूँ अपनी पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग को पीपल्स पार्टी में रखो। 17-18 हजार वोट लेने वाला 1.25 लाख वोट लेते हुए आज हमें आंखें दिखाता है। राजा रियाज साहब को अपनी जगह समझनी चाहिए। अब तहरीक इंसाफ के अंदर ही तहरीक इंसाफ बनती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि पार्टी वर्कर्स की आदत से दूर क्यों हो रहे हैं? हम ख्याल ग्रुप के वजीर आला पंजाब, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और शहजाद अकबर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल हमारे प्रोग्राम में नुमान लंगड़ियाल सूबाई वजीर हैं, उन्होंने दबे अल्फाज में जिन शख्सियात से शिकवा किया था, जिनकी जानिब इशारा किया था, वो किस पर अपने शिकवे और शिकायत के नश्तर बरसा रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। पार्टी के अंदर भी तो इस तरह के कई ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने पार्टी के ही मेंबरान को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसका क्या हल हो सकता है? देखिए, शहजाद अकबर तो इस वक्त वो जैसे होता है एक बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है ना। हर मामले में उसका आप किरदार देख लें कि हर मामले के अंदर वो इंटरफेयर किया उसने, और उसने कोशिश की कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बेहतरीन रिज़ल्ट दूं, लेकिन आज तक वो कोई रिज़ल्ट नहीं दे सकता।
अब हुकूमत जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। पसे पर्दा मुज़ाकरात और मामलात भी जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात के मामले पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करने के लिए सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। इसी दौरान पंजाब में तब्दीली के हवाले से खबरें भी गर्दिश में हैं। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का नाम एक बार फिर गर्दिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के मुताबिक चौधरी निसार 24 मई को रुकन पंजाब असम्बली का हल्फ उठाएंगे। ताहम अगले हल्फ उठाने से पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ऐसा ही दावा वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने भी किया है। शेख रशीद साहब चौधरी निसार अली खान से मुताल्लिक क्या कह रहे हैं और गुलाम सरवर खान क्या राय है, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। सुना मैंने कि 24 को निसार हल्फ उठा रहा है और जहांगीर तरीन के ग्रुप में मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि वो वोट नहीं देंगे। चक्री वालों का इतना ही चक्कर है कि मेरा नाम किसी तरह 2-3 दिन कुछ लबों पे मेरा नाम आ जाए। बंदे की ख्वाहिश रह जाती है, हसरत होती है कि मेरा नाम ही कोई नहीं लेता। अब इस वक्त पंजाब हुकूमत महज 29 मेंबरान असम्बली की बर्तरी के साथ कायम है, जबकि सूबाई असम्बली से 21 मेंबरान जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ हैं। यही नहीं है बल्कि जहांगीर तरीन के जरिए तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले 18 आज़ाद मेंबरान असम्बली भी अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखने के लिए तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है? क्या ये महज एक प्रेशर ग्रुप है, वाकई गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, या मामला बुजदार हुकूमत के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये तबले जंग सेंटर में भी बचता हुआ दिखाई दे रहा है? इस मंजरनामे पर सबसे पहले तरीन ग्रुप के रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली खुरम लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या आपके मामला सेटल डाउन हो गए हैं? गुब्बारे में हवा भरी हुई थी, गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और आप बजट में भरपूर सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को? के लिए पैगाम देना चाहूंगा, पहले अपनी लैंग्वेज ठीक करें, उसके बाद इन्हें मीडिया टॉक पे बुलाया करें। ऐसे बदतमीज लोगों को कम से कम मीडिया टॉक पे ना बुलाया करें। ठीक है, ये तो पैगाम हो गया फैसल मुझे ये लगता है कि ये पीटीआई का बेड़ा गर्क करने में भी इन लोगों का हाथ होगा, वाला साहब जैसे लोगों का। पीटीआई का बेड़ा गर्क कैसे लोग करेंगे, याद रखिएगा मेरा बात। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आप कायम दायम हैं, यू आर अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अभी मामला सेटल डाउन नहीं हुए और डिफिकल्ट टाइम्स हैं अभी होने हैं, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, तय पा जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मामला तय पा जाएंगे, ये ग्रीन सिग्नल आपको कहां से मिल रहा है लगारी साहब? सर देखिए, तरीन साहब को ग्रुप में मिला है, इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएंगे सेटल डाउन सारे मामला। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर वाकई ये एक प्रेशर ग्रुप है, ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, या ये कोई इसमें कोई इतना दमखम नहीं है कि हुकूमत को वाकई चैलेंज कर सके? इनके सिर्फ मुतालबात हैं जो आप चाहते हैं और जो खान साहब कहते हैं कि जी एनआरओ मांग रहे हैं। ये देखिए, प्रेशर ग्रुप तो तब होता है जब हम अपना अलहदा से एक ग्रुप बना के ना पीटीआई के खिलाफ होते हैं। हम तो पीटीआई के ऑलरेडी खिलाफ होते हैं। साउजर एक घर में दो एक दीवार भी डल जाती है, कभी कभी एक का इस तरफ हो जाता है, एक का इस तरफ हो जाता है, मसले मसाइल हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं ना कि आजाद हैसियत में जीतकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले नजरियाती पीटीआई के तो नहीं हो सकते। जब आप ये कहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, हमारे कायद भी इमरान खान साहब हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि असेंबली की नशस्तें भी अलग होंगी। देखिए सर, वो तो अब एक बंदे की बात करने, वाड़ा साहब की। वाड़ा साहब को नहीं पता इलेक्शन लड़ना किसको कहते हैं, घर घर जाके वोट मांगना किसको कहते हैं, वाड़ा साहब को ये नहीं पता। ये हलीम आदिल शेख साहब का भी आज ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। इश्यूज होंगे सर, हर पार्टी में इश्यूज होते हैं, सॉल्व हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कल की जो मीडिया टॉक थी ना हमारे पीटीआई मेंबर की, वो बहुत घटिया थी, उससे बहुत ज्यादा मजम्मत है और कुछ भी नहीं। इतना शरीफ आदमी के साथ ऐसी लैंग्वेज वो बंदा यूज कर रहा था, सुना था आपने कल? नहीं, मैंने बिल्कुल सुना है, लेकिन डिस्पाइट दैट आप ये कह रहे हैं कि हमारे मामला तो अब रिजॉल्व हो गए हैं, बेहतरी की जानिब गामजन है। यानी कल तक जो बुजदार साहब के साथ आपके शिकवे थे, आपको विक्टिमाइज किया जा रहा था, यकीन दहानी हो गई है कि वो विक्टिमाइजेशन अब नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई, अभी तक यकीन दहानी नहीं हुई। कोशिश तो हर मामला करेंगे ना, कोशिश तो हर मुमकिन वो भी कोशिश करेंगे, हम भी करेंगे। क्यों, हमने भी जाके इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने भी अपना बजट पास करवाना है। जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ दे दें, वापस जाके अपने हल्के के लोगों को मुंह दिखाना है। जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ मिल जाएगा? तरीन साहब को एनआरओ किसको, हमने एनआरओ मांगा ही नहीं। हमने तो कहा बस शफाफ हो हर चीज। हमने तो ये भी मिला नहीं कि हमें माफी दी जाए। हमने तो कहा अगर हम गलत है हम सजा लेंगे, हम साफ है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्लियर किया जाए कि हमारा मामला साफ तरीके से शफाफ तरीके से तय पाएंगे बस। देखें, आज से एक रोज पहले आपके लहजों में बड़ी सख्ती थी, कैटेगोरिकली राजा रियाज साहब ने भी यही कहा था कि भाई अगर ये मामला तय नहीं होते हैं और जो जिस नहज पर आ गए हैं
बजट मंजूरी तो भूल ही जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन गुज़श्ता रात मैं भी आज 180 डिग्री का शिफ्ट दिखाई दे रहा है। देखिए बात सुने, हम तरीन साहब के मसले में हम तरीन साहब के साथ हैं, लेकिन अपने जाती मसले में तो हम अपने आप का साथ नहीं छोड़ सकते ना। मेरा जो मसला था लास्ट टाइम जो मैंने आवाजें उठाई थी, शायद आपके नोटिस में होगी वो बातें। जी आप हमारे प्रोग्राम में भी, बिल्कुल मुझे याद है। तो वो मामला था, मैं आज भी उस पर कहूँ हूँ, क्योंकि मेरे साथ इमरान खान साहब ने खुद प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक मेंबर से वादा किया था, अपनी पंजाब गवर्नमेंट के एक मेंबर से वादा किया था, और उसी पंजाब गवर्नमेंट के सीएम ने भी वादा किया था उससे कि हम एडीपी में तुम्हारा सिपर डालेंगे, नहीं डाला गया। जब पीएम एक मेंबर से वादे खिलाफी कर रहे हैं, सीएम एक मेंबर से वादे खिलाफी कर रहे हैं, तो हम कैसे रहे सर? हम कोई बेवकूफ है? हमारे माथे पे चे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ सर। अच्छा लगारी साहब, प्रैक्टिकली तो आपने अदम एतमाद कर दिया ना बुज़दार साहब पे, तो आपको नहीं लगता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फिर लेना चाहिए बुज़दार साहब को, जैसे इमरान खान साहब ने? हो, मैं तो चाह रहा हूँ आई भी, तो अगर पीएम करवा सकते हैं अपने ऊपर, तो इसके ऊपर क्यों नहीं करवाता पीएम? अगर बुज़दार साहब एतमाद का वोट लें, जी ये तो मेरा ख्याल हाई मॉरल ग्राउंड्स पे बुज़दार साहब को खुद चाहिए कि अब, क्योंकि वो बहुत सारे लोग आपके तकरीबन इतने सारी तादाद में एमपीएस जो हैं, अगर उन पर एतमाद नहीं करेंगे, रेजर्वेशंस का इजहार करेंगे, तो मेरा ख्याल बुज़दार साहब को खुद हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, जिस तरह खान साहब ने नेशनल असेंबली के अंदर एतमाद का वोट लिया, बुज़दार साहब को यहाँ लेना चाहिए। अगर वो ये करते हैं, बुज़दार साहब देखे ना, बुज़दार साहब सरदार आदमी, फिर सरदार बने ले आजे मैदान में, फिर मजा ना। ये क्या है, बातें भी करना, पीछे वार भी करना, काम कुछ ना करना, फिर आके एन मौके पे आके माजरत करना, ये क्या है? यूं तो नहीं चलता भाई। अगर बुज़दार साहब एतमाद का वोट लेने के लिए आते हैं असेंबली में, तो आप एतमाद का वोट उनकी झोली में डालेंगे लगारी साहब? सर कभी नहीं डालूंगा। अगर मेरे हल्के की आवाम के साथ ज्यादती होगी, कभी भी नहीं डालूंगा, कभी भी नहीं डालूंगा। अगर मेरे साथ वादा खिलाफी हो सकती है अपने एक मेंबर के साथ, तो मैं उनके साथ क्यों? मैंने कोई उनसे लाके खाना तो नहीं खाना भाई, मैंने उनसे लेके तो नहीं खाना। अच्छा, अब एक इंप्रेशन और भी है, क्योंकि आप जितनी मर्जी तादाद के अंदर हो, लेकिन आपको फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ जरूर चाहिए होगा अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाह रही है। मुझे मेरा सवाल ले लेना सर, लगारी साहब मेरा सवाल ले लें। इस वक्त इंप्रेशन ये है कि आपके कुछ अहदाफ हैं। पहला निशाना आपका बुज़दार साहब है, आप ये चाहते हैं कि बुज़दार साहब पंजाब में चेंज होने चाहिए। वो कोई भी रीज़न है, मिसमैनेजमेंट है, उनकी बैड गवर्नेंस है, या आपके साथ ठीक उनका ताल्लुक वास्ता नहीं है। एक तो बुज़दार साहब चेंज होने चाहिए, और फिर कुछ गवर्नर्स के हवाले से भी एक हदफ है। तो वाकई आप इस मार पे हैं? सर बात सुने, अपना जिद करने के लिए कभी कभी इंसान को गलत रास्ते भी चुनने पड़ते हैं, बस। नहीं, वो गलत रास्ता क्या है? कोई भी हो सकता है, जिसमें जिद मार जाए वो हर रास्ता सकते हैं। बुज़दार साहब की तब्दीली है सर, बुज़दार साहब अल्लाह करे तब्दील ना हो, अपने आप को तब्दील करे, अपना मैं तब्दील करे ना, अल्लाह उनको हिदायत दे, अपने आप को चलाने की अल्लाह उनको हिदायत दे, तौफीक दे। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है ये तब्दीली तो खान साहब के थ्रू हो सकती है। खान साहब भी बुज़दार साहब को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कैटेगोरिकल कहा है कि पंजाब के अंदर तब्दीली का निशान उस्मान बुज़दार है। खान साहब के पास में होता तो अपने छोटे से वादे पूरे ना करवा लेते। सर छोड़े, ये बहुत सारी बातें हैं, वादे पूरे करने नहीं है और अपनी हुकूमतें चलानी है। अच्छा, अब इस मामले का सर ड्रॉप सीन क्या है लगारी साहब? ये मामला कहाँ जाके, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? आइंदा 1-2 रोज के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या होने जा रहा है? अल्लाह करे कुछ अच्छा हो जाए यार, मैं तो चाहता हूँ कुछ अच्छा ही हो जाए। अच्छे से क्या तो इत्तेहाद का इलेक्शन वोट हो जाए, बस फिर मजा है, फिर तो ठीक है। अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ तो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? रिपीट कीजिएगा। अदम एतमाद की मूव होनी चाहिए, अदम एतमाद का वोट हो जाए, कुछ ना कुछ तो ठीक हो जाएगा, कुछ सुधर जाएंगे कुछ लोग। ठीक है, यानी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर अदम एतमाद की वोट की मूव आती है तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, जिसमें आप बुज़दार साहब को तो एटलीस्ट चेंज कर सकें। जी सर, आईना देखे ना, हर किसी का आईना सामने आ जाएगा, कौन किस पानी में किसने क्या किया पार्टी के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम सुहेल लगारी साहब आपके वक्त के लिए। तरीन ग्रुप के रहनुमा खुर्रम सुहेल लगारी हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं कि अगर अदम एतमाद की मूव आती है पंजाब असम्बली के अंदर, खासतौर पर बुज़दार साहब जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कभी भी वो अपना वोट बुज़दार साहब की झोली में नहीं डालेंगे। अब तरीन ग्रुप के सामने आने के बाद अपोजिशन जमातें इसको कैसे कैपिटलाइज कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, जानेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा क़मर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप पंजाब में एटलीस्ट सामने आने के बाद सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि
दे हैव नथिंग टू डू विद तरीन ग्रुप, ये पार्टी का इंटरनल प्रॉब्लम है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ग्रुप से राब्ते में है? देखिए, अभी तक तो जो कुछ हो रहा है वो उनका इंटरनल इशू है, लेकिन जब मामला इस हद तक बिगड़ जाएं तो बज़ाहिर यूं ही होता है। आगाज में जो ग्रुप बनते हैं वो इसी तरह होते हैं, वो अपनी पार्टी की आदत से कुछ मुतालबे करते हैं और उनके मुतालबे पूरे नहीं होते, लेकिन वो मुतालबे पूरे होना या ना होना मसला नहीं होता, कुछ टाइम लगता है बिल्कुल पोल्स अपार्ट होने में। तो वो एक सेटलिंग टाइम है। अब वो आमने सामने दोनों ग्रुप्स हो गए। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो हुकूमत के सामने खड़ा हो गया है। अगले 2-4-5 दिनों में उनको और अपनी हार्ड टोन करनी पड़ेगी, हुकूमत की तरफ से भी होगी, और अल्टीमेटली कोई सेटलमेंट भी इनकी अगर हुई तो वो भी लम्हाती और आरजी होगी। जिस तरह पहले मुलाकातें हुई तो उसके बाद कोई सेटलमेंट को बेहतरी तो नहीं हुई। पहले जो मुलाकातें वजीर आजम साहब के साथ हुई, ग्रुप की हुई, जहांगीर तरीन साहब की हुई, तो उसका क्या नतीजा निकला और हालात खराब हुए। तो ये अब हालात खराब ही होने हैं, माजी का तजर्बा तो यही बताता है। और ये भी बात दुरुस्त है कि वो लोग तंग भी हैं, वो खाली जहांगीर तरीन साहब के साथ ताल्लुक की बुनियाद पे वहाँ नहीं इख्तलाफ कर रहे। उनको ये मौका भी मिला है कि वो अपने जज्बात का इजहार कर सके और वो बता सके और वो लोगों को भी बता सके कि हम बड़े तंग हैं इस जमात के अंदर। सब मुझे याद है आज से 1-1.5 माह पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा साहब ने दावा किया था कि 25 से 30 लोग विद इन दी असेंबली उनके साथ राब्ते में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कांटेक्ट में है। इसके बाद दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी यही कहा, आपने भी यही कहा कि 25 से 30 लोग राब्ते में हैं। तो क्या ये लोग जहांगीर तरीन ग्रुप से ही थे जो उस वक्त दावा किया जा रहा था, या ये इस ग्रुप के अलावा है? मैंने तो जी उस वक्त ऑफर की थी मुस्लिम लीग को, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ और मरकजी हुकूमत, उसके बाद मरकजी हुकूमत के खिलाफ आदम एतमाद में उनका बड़ा पिवटल रोल है, क्योंकि वोट उनके पास है पंजाब में। लिहाजा अगर वो हमारी बात मानते तो मैंने तो उनको ऑफर की थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप को एक तरफ रखते हुए हमारे पास 20-25 मेंबर्स हम उनको मिला सकते हैं, लेकिन वो नहीं माने उस वक्त हमारी बात। अब और बातें खुल के सामने आ गई कि 3-4 महीने से ये ग्रुप ऑलरेडी काम कर रहा था। अगर हमारे मुस्लिम लीग वाले साथी हमारे साथ लड़ाई शुरू न करते और इस हुकूमत का खात्मा चाहते, तो फिर इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए नए इंतखाब की तरफ जाने का जो रास्ता है वो भी इसी तरह निकलता था कि पंजाब की हुकूमत खत्म होती, मरकज की हुकूमत खत्म होती, आने वाली हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करती और फिर नए इंतखाब का डोल डाल दिया जाता। यही एक बेहतरी का रास्ता था, लेकिन हमारे साथियों ने हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दी। और अब वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं बुज़दार हुकूमत को बज़ाहिर अगर ख़तरा नहीं है तो वो इसलिए नहीं है कि वो माइनॉरिटी में है, इस वक्त उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। ये ग्रुप जो है ये बुज़दार साहब के तो खिलाफ खड़ा हो गया ना 32 मेंबर्स का। चले वो कह रहे हैं जी खान साहब हमारे लीडर हैं, अभी तक उनका ये क्लेम है, लेकिन बुज़दार साहब को तो वो चार्जशीट कर रहे हैं। लिहाजा बुज़दार साहब को जो 8-10 वोटों की बढ़तरी थी वो तो खत्म हुई, अब वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। अच्छा खालिद साहब, दो तरह के इंप्रेशंस है ना, जैसे आप फरमा रहे हैं। एक मिनट जरा रुकिए। वो खड़े हुए इसलिए हैं, ये उनकी गवर्नमेंट कायम इसलिए है कि मुस्लिम लीग उनकी हुकूमत गिराना नहीं चाहती। इस वो वाज़ेह तौर पे है। उनके बहुत सारे मेंबरान ज़ुबैर उमर साहब ने और बहुत सारे और लोगों ने भी कहा कि जी पॉलिटिकली बुज़दार हुकूमत को गिराना हमें सूट नहीं करता। अब ये सूटेबिलिटी का इशू है, वरना ये हुकूमत सूबाई भी जा चुकी होती, मरकजी भी जा चुकी होती, लोगों की जान भी छूट चुकी होती, रिलीफ भी मिल चुका होता, और आज हम इन असम्बलियों से इनके अंदर बैठे हुए जो हुकूमत बनती वो अगले रिफॉर्म्स करती, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करती और फिर वो नए इंतखाब का डोल डाल सकती थी। और तो कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता जिस तरह वो तात्तुल पैदा करना चाहते थे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि पीडीएम जिस काम के लिए बना था कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, आज हमारे मुस्लिम लीग वाले दोस्त उस तरफ चलने को तैयार नहीं। तो कायद साहब, अगर तरीन ग्रुप के लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उनके कायद इमरान खान साहब है, तो आपके मुताबिक वो बामरे मजबूरी कह रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हुकूमत घर जा सकती है, अददी अक्सरियत खो देगी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साथ देती, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नहीं करना चाहती, इसलिए उनको भी प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है। देखिए, एक बड़ा सिंपल सवाल है। मैंने तो पहले गुजारिश की ना कि मेरी बात को, मेरे तज्जिए को छोड़िए। मेरा तो तज्जिया हुकूमत के मुखालिफ है, मैं तो अपोजिशन का बंदा हूं। लेकिन आप खुद देखिए कि ये ग्रुप जब से फॉर्म हुआ, इस ग्रुप ने बड़ा अपना बगावत का ऐलान किया, फिर मुलाकातें हुई वजीर आजम साहब से, उन्होंने कोई श्योरिटीज भी दी, उन्होंने इनको तहफ़्फ़ुज़ात भी एड्रेस करने चाहे,
उनके डेवलपमेंट के कामों के भी वादे हुए, ब्यूरोक्रेसी को भी उनकी मर्जी के मुताबिक लगाने का, चलाने का, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के भी वादे हुए। वजीर आजम साहब ने जहांगीर तरीन साहब का मामला एड्रेस करने के लिए एक अजीब, एक गैर कानूनी हरकत की कि आपने एक अपने सेनेटर को उनके मामले की जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसको ओवरव्यू करने का या ओवरसाइट का उसको रोल दे दिया। ऐसा आपको याद होगा कि मरियम बीबी ने भी स्टेटमेंट दिया कि वो चाहती है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। वो नहीं चाहते कि हुकूमत शहीद हो जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हुकूमत अपने बोर्ड से जाए और उसके बाद वो जब इलेक्शंस हो तो फिर अवामी मैंडेट लेके वो जो भी हुकूमत आती है। लेकिन इस मामले का ड्रॉप सीन क्या होगा, क्या देख रहे हैं सर कि ये इसी तरह से पक्की हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, पक्का राग नहीं होगा और इसी तरह प्रेशर क्रिएट रहेगा, लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहेंगे? ये प्रेशर बढ़ेगा, मुस्लिम लीग को के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। अल्टीमेटली मुस्लिम लीग को एक्ट करना पड़ेगा, वरना उनके अपने लिए बहुत सारे मसाइल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के लोग उनको देख रहे हैं, उनको अपने दावों में और उनको अपने अमल में अब यगानगत पैदा करनी होगी। और ये गवर्नमेंट तो अब वापस खड़े होने की पोजीशन में है नहीं जी, इस गवर्नमेंट ने तो जाना ही है, लेकिन मुझे चीजें बेहतरी की तरफ जाती नजर नहीं आ रही। अच्छा कायरा साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे बताइएगा सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पंजाब में रिवाइव तो होना है, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिवाइवल के लिए भी ये ग्रुप बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है? देखिए, हमारा ताल्लुक, ये तो अपना ग्रुप है ना जी, पीपल्स पार्टी को पंजाब में रिवाइव होना है, इंशाल्लाह होना है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने तय जितनी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम पंजाब के अंदर बहुत सारे अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने दुरुस्त किए हैं, और लोगों का जो ख्वाब था, ख्वाहिश थी, इमरान खान साहब के बारे में जो उनका इमेज था वो भी टूटा। ये ख्वाब जो इल्यूजन्स होते हैं, जो शराब होते हैं, ख्वाब नहीं होते, शराब होते हैं, इनका टूटना भी बहरहाल जरूरी होता है ताकि लोग हकायक को देखते हुए फैसले कर सके, उनको अंदाजे लग जाए कि जो उन्होंने शराब में ख्वाब देखे थे वो काबिल अमल नहीं है। कायरा साहब, पीडीएम में वापसी से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई फैसला किया है? पीडीएम में वापसी हमारी क्या मतलब जी, हम तो पीडीएम का हिस्सा थे, हैं, हम तो पीडीएम बनाने वाले थे। पीडीएम के अंदर कुछ लोगों ने जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, ओहदे दिए गए थे, उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की, ऐसे फैसले किए जो ना दुरुस्त हैं कानूनी तौर पे, ना उनकी रवायती तौर पे दुरुस्त है। उन्होंने हमें शोकाज कर दिया, एएनपी को शोकाज कर दिया, जो बिल्कुल हद तक अमेज भी है और गैर असूली भी है। लिहाजा उसके ऊपर हमने एक मौक़िफ़ लिया था। एएनपी ने तो उस पर बिल्कुल अलहदगी का ऐलान कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अलहदगी का ऐलान नहीं किया। हमने ये कहा कि हम एएनपी को भी तनहा नहीं छोड़ेंगे और हमसे इस मामले के ऊपर माजरत की जाए और आइंदा के लिए बराबरी की बुनियाद पे पीडीएम में चलने का फैसला किया जाए। लेकिन पीडीएम तो बनाई थी इस हुकूमत को जान छुड़ाने के लिए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को सोचना होगा कि जो फोरम इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए बना था, उस फोरम की एक अहम जमात जो है वो कहती है कि नहीं, इसको इस हुकूमत को पूरा मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वो पंजाब हुकूमत नहीं गिराना चाहते, वो मरकजी हुकूमत भी नहीं गिराना चाहते, तो फिर हम तो नहीं है जिम्मेदार, फिर तो उनके बारे में सोचें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि इस साजगार माहौल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों खामोश है और उस खामोशी के पीछे क्या मसलहत है। इस पर बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एक ऐसे साजगार माहौल में जब हुकूमत के अंदर से एक ग्रुप हुकूमत के खिलाफ सामने आ गया है, तरीन ग्रुप के नाम से, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में खामोशी क्यों है हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रही, इक़्तिदार की सियासत कर रही है और हमें हुकूमत बदलने में दिलचस्पी नहीं है। हमारा जो यानी है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, वो है वोट को इज्जत दो। ये है के ताबे रह के चले, हर किसी को नहीं है। शायद सिग्नल स्ट्रेंथ का कोई प्रॉब्लम है, ऑडियो ठीक तरीके से नहीं आ रही, लेकिन अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है
तो सवाल यह है कि मरियम बीबी जब आर या पार की बातें कर रही थी, जिस वक्त दिसंबर जनवरी की बातें की जा रही थी कि हुकूमत अभी के अभी गई, तो वो क्या था हाशमी साहब? देखिए, हुकूमत यही कि हम चाहते फ्री एंड फ्रेश फेयर इलेक्शन हो, कोई सिलेक्टेड ना हो, कोई सिलेक्टेड ना हो, और अवाम सिलेक्टर हो, अवाम वोट देना चाहे वो जीत के आए, और वो फिर पाकिस्तान के लोगों को जब पाकिस्तान और वो पाकिस्तान के मंशूर के मुताबिक अवाम के लिए काम करें, जिसमें लोग पार्लियामेंट की, हम तो म्यूजिकल नहीं, इसके लिए तो इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, ऑपोजिशन को कायल करने की कोशिश की। आप वहां भी जाने को तैयार नहीं है। अगर आप इंतखाबी इस्लाहात में संजीदा है, आप चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस ठीक होना चाहिए, वो तो तभी होगा ना कि जब आपको कोई ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, कहीं मार्जिन मिलेगा। तो ये एक पॉलिसी शिफ्ट है निहाल हाशमी साहब, ये 180 डिग्री का शिफ्ट क्यों आगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में? ये ब्रीदिंग और घपला है, मैनिपुलेशन है एक, और इसके जी कंप्यूटर की गलती थी, तो कहते हैं कि नीति जो इनका काम कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन मुलविस ना हो, अवाम का हक ईमान जो भी जीत के आए इमरानी हासिल। अनफी साहब, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड इट अप। सिग्नल स्ट्रेंथ का कोई इशू है, लेकिन व्हाट आई हैव कंसीव्ड इज कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाँ मामला ये है कि वो फ्रेश एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं, हुकूमत को चाहते हैं कि वो अपने बोर्ड से जाए, हुकूमत को शहीद नहीं होने देना चाहते हैं। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो ये कहती है कि पीडीएम कॉन्स्टिट्यूट करने का मकसद ही हुकूमत को घर भेजना था। तो इस मकसद के तहत जब इत्तेहाद बना था, तो फिर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इससे पीछे क्यों दिखाई दे रही है? अभी एक ब्रेक लेंगे जी, कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एकदम जो क्रैश होती हुई दिखाई दे रही है, इस आम मामले को उठाएंगे। वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज से चंद रोज पहले हमने सुना कि क्रिप्टो करेंसी इस वक्त उसको बहुत बूम है। बिटकॉइन जो है वो स्काई रॉकेटिंग दिखाई दे रहा था, बिल्कुल आसमान से बातें कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते हमने ये देखा है कि बिटकॉइन जो है वो 50% लो पर आ गया है। ये कैसे हुआ? लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वकार ज़का साहब जो क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने 24 आवर्स पहले ये प्रेडिक्शन भी कर दी थी कि ये $64,000 से तकरीबन $32,000 तक आ जाएगा, 50% लो तक। यानी ऐसा हुआ क्यों है, और क्यों ये प्रेडिक्शन, उन्हें क्यों ऐसा लग रहा था कि ऐसा होने जा रहा है? इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट वकार ज़का साहब खुद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बिटकॉइन के साथ जो कुछ हुआ है, बड़ी मीम्स बन रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रेंड्स बन रहे हैं कि जो लखपति थे वो रातों रात कखपति हो गए हैं। लेकिन आपने एक निजी टीवी के ऊपर ये ऑलरेडी बता दिया था कि ये होने जा रहा है, तो आपको इस बात का कैसे अंदाजा था कि ये 64,000 थे, 32,000 और फिर 30,000 पर आकर गिरेगा? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले ये कि देखें, फाइनेंशियल किसी भी काम में करने हो, अब मैं बर्नार्ड ब्रूच को बहुत फॉलो करता हूँ। जितने लोग पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये 1926 और वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इन्होंने, ये बहुत मल्टी मिलियनर, उन्होंने बहुत पैसा बनाया। तो इनकी एक बुक है वॉल स्ट्रीट्स के नाम से, लेजेंड्स ऑफ वॉल स्ट्रीट। वो बर्नार्ड ब्रूच की जरूर पढ़ें अगर आप दुनिया में मिलियनेयर बनना चाहते हैं। मैंने प्रेडिक्शन जो है वो इस तरह की है कि देखें, अभी भी मैं ये बता रहा हूं कि इस काम को सीखने के लिए आपको पहले रिसर्च करनी है। 100 kg का वेट आप पहले दिन नहीं उठाते जिम में जाके, आप आराम से टाइम लगाते हैं, सीखते हैं। आपका दिमाग रेडी नहीं है इस फ्लक्चुएशन के लिए। मैंने मिन्नतें करके एक निजी चैनल पे बैठ के बोला कि प्लीज कैपिटल निकाल लीजिए, 24 घंटे बाद ये गड़बड़ होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि देखें, फेसबुक जो है उसको अपनी करेंसी लॉन्च करनी है क्रिप्टो की। वो करेंसी जो है डाइम के नाम से, उसको बैक करने के लिए उसे बिटकॉइन चाहिए। अच्छा, बातें ये उड़ाई जा रही हैं कि चाइना ने क्योंकि इसे बैन किया है। देखिए, चाइना में तो क्रिप्टो ट्रेडिंग 2019 से लीगल ही नहीं है।
वहां तो कभी ये ट्रांजैक्शन लीगल थी नहीं, वहां माइनिंग मशीनों का सिलसिला लीगल है। ये न्यूज एक मनगढ़ंत उड़ाई जाती है। लेकिन वकार साहब, चाइना ने माइनिंग मशीनों को भी तो बैन कर दिया है, ट्रेडिंग को भी बैन कर दिया है, और उसके साथ साथ एलॉन मस्क जो है, उनकी तरफ से जो हिलेरियस किस्म के रिडिकुलस ट्वीट्स किए गए, उसका भी कहा जा रहा है कि उसने भी एक रोल प्ले किया है इसमें। बिल्कुल रोल प्ले किया है, और इसीलिए कहा जाता है। देखिए, चाइना की बात से मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि माइनिंग मशीनें वहां लगी हुई हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा हैश रेट वहां से। अगर चाइना बिटकॉइन अपने बंद कर दे तो बिटकॉइन बंद हो जाएगा। ये मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये चीज बंद नहीं हो सकती। वो ईरान और चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन जमा करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन होंगे वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क कहलाएगा 2024 के बाद। तो ये नहीं हो सकता। लेकिन ये न्यूज इसलिए फैलाई गई थी ताकि फेसबुक आराम से ये क्रिप्टो खरीदे और अपनी क्रिप्टो को बैक कर सके। अब मसला यह था कि जितने इन्वेस्टर्स हैं, मेरी उनसे अशद रिक्वेस्ट है, मैंने आज 24 चैनल के वालों से भी कहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको ले रहा हूं, आपको वहां मैं सिखाता हूं, बताता हूं। और देखें, दुनिया में मैंने ऐसे लोगों को देखा जो $50 का ग्रुप ज्वाइन करके बैठे हुए, $100 का ग्रुप ज्वाइन करके बैठे हुए। क्रिप्टो में बहुत महंगे महंगे ग्रुप हैं जहां सट्टा खिलाया जाता है, फ्यूचर ट्रेडिंग खिलाई जाती है, लिक्विडेट हो रहे हैं। मैंने फेसबुक पे दुनिया का सबसे सस्ता क्रिप्टो ग्रुप बनाया, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप समझिए $10 वकार ज़का को दे दिए, $10 का मेरे फेसबुक पेज पे वेरीफाइड पेज ब्लू टिक है, आप प्लीज ज्वाइन करें, अपने बच्चों को ज्वाइन कराएं। और ये $10 कुछ भी नहीं है। लेकिन वकार भाई, उससे पहले ये बताया ना कि इस वक्त मार्केट के अंदर जितनी अनसर्टेनिटी है, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट दिखाई दे रही है, और ऑब्वियसली लिक्विडिटी होती है, लिक्विडेट हो जाती है मार्केट, तो ऐसे में करें क्या? जिसने खरीदे हुए थे वो क्या बेच दे, या जिसने अभी तक नहीं खरीदे वो खरीदे? क्या करें? इस वक्त बाइंग का टाइम है, सेलिंग का टाइम है, ये कौन सा वक्त चल रहा है? अच्छा, अभी जो टाइम हो रहा है इस वक्त, देखें, इस वक्त बिटकॉइन जो 39,500 पे चल रहा है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 10:51 20 मई 2021। ये हमेशा बताना चाहिए। देखें, अगर बिटकॉइन 45 को ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो मार्केट फिर ऊपर जाने वाली है। लेकिन अगर अभी ये मार्केट जो है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फॉरेक्स वाले जो है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस पे बड़ा जाते हैं, जी डबल बॉटम मारेगा, EMI रिबन देखना है, उस पर इतना डिपेंड ना किया करें, न्यूज पे करें। अभी ताजा न्यूज ये कि जेनेट बाजी जो है हमारी फाइनेंस, जो समझ लें पूरी दुनिया के फाइनेंस के ऊपर पॉलिसी मेकिंग करती है, अमेरिका की जेनेट जो है, उनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लें, वो लाजमी तौर पर कोई ना कोई ऐसी बात बोलने वाली है जो कि पूरी मार्केट को हिलाएगी। तो 35-30 तक दोबारा हो सकता है उनकी वजह से चला जाए। तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी पे कोई बुरा टाइम आता है तो आप प्रॉपर्टी बेचते नहीं है। अगर आपने क्रिप्टो कोई भी खरीद ली है, आपने बिल्कुल, जैसे इमरान खान साहब बोलते हैं, घबराना नहीं है। समझे, प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई है, उसको संभाल के रखें। आपने एक दिन में तो मलिक रियाज बनना नहीं था, आपने अभी 3 महीने पहले तो काम शुरू किया है। अगर वो गिर भी गई है, उसको आपने लॉस में कभी नहीं बेचना, ये रूल है। आप बहुत पछताएंगे अगर आप लॉस, और कभी मर के फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं जाना आपने। ये बहुत बड़ा आपके लिए मसला खड़ा कर सकता है। अभी सारी नजरें जो है टैक्स कलेक्शन की, लेटेस्ट न्यूज ये है कि अमेरिका वाले अनाउंस करेंगे कि टैक्स कलेक्शन जो है ना, उनको भरपूर करनी है, और क्रिप्टो में जितने ट्रेडिंग करने वाले अमेरिका में है, उन सबकी रिपोर्टिंग डबल ट्रिपल कर देनी चाहिए। और यहां तक सुनने में आ रहा है कि जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि हमें 134-35 लोग हायर करने हैं टैक्स कलेक्शन के लिए, जो सिर्फ क्रिप्टो के लोगों पर नजर रखेंगे। तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत एक सफोकेशन आने वाली है, क्योंकि $10,000 से ऊपर पहले ट्रेडिंग पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, देखिए, आप ये कह रहे हैं सर सेलिंग का तो टाइम नहीं है, तो क्या बाइंग का टाइम है? और खासतौर पे बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो वो तो 10 तरह से बहुत सारे लोगों की बाहर है, तो कौन सा कॉइन खरीदे वो? चलें सर, आज मैं आपके चैनल के थ्रू ये साबित करने के लिए कि लोगों को पैसा बनना चाहिए, एक वो स्ट्रैटेजी जो मैं अपने $10 वाले ग्रुप में बताता हूं। आप लोगों ने कभी एक साथ पैसा नहीं लगाना। मैं आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपके प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं हूं, तो लॉस शेयरिंग में भी मैं नहीं होऊंगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं टेक्निक ये, अगर आपने भाई बहुत अमीर बनना है तो 2024 में बिटकॉइन की ईद बहुत भरपूर तरीके से आएगी। ये बिटकॉइन की हॉल्विंग और उसकी टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक कॉइन है, जैसे मैं कहता हूं जी, POLS है, ठीक है। आपने वो कॉइन पिक करना है, ये एग्जांपल दे रहा हूं, जो आप हर रोज सुबह उठें, दांत मांजे और $10 का खरीदें और 365 दिन तक $10 लगाते रहें। वो कॉइन लाजमी तौर पे आपको देगा। वो कॉइन कौन सा होना चाहिए, वो एक लंबी टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसके बाद हम आपको बताते हैं, अपने क्रिप्टो स्कूल में बताते हैं। लेकिन अमीर होने का तरीका है हर रोज $10 लगाने हैं और इससे ज्यादा नहीं। एक साथ पूरा पैसा पंप करके एक दिन में जो आपको अभी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बन रहे हैं और मीम्स आ रही हैं, उसमें लोग आपको भी कोस रहे हैं। वो कहते हैं वकार ज़का साहब ने क्रिप्टो करेंसी के ख्वाब दिखाए थे और रातों रात जो कुछ हुआ है तो वो तो सर पटा के बैठ गए। देखिए, उसके अंदर यही है कि अगर आपने मुझे फॉलो करना है, अगर वकार ज़का को अपना लीडर मान लिया है, तो 24 घंटे पहले वकार ज़का ने नेशनल टीवी पे बोला था सब बेच के बाहर आ जाओ, तो क्यों नहीं बेच के बाहर आए? वकार ज़का अपने ग्रुप में कह रहा है कि जी ठीक है, आप जो है इस टाइम पे एग्जिट कर लें, तो आपने क्यों नहीं किया? आप अपनी, आजकल हर कोई साइंसदान बन गया। 3 महीने पहले जुम्मा 4 दिन क्रिप्टो का अकाउंट नहीं बनाया, हर कोई बता रहा देखो ये कॉइन ले लो, ये ज्यादा बेहतर है। अरे भाई, जो आपको एडवाइस दे उसे बोलो पहले अपना अकाउंट दिखाओ,
क्या तुमने कभी इससे पैसे बनाए हैं? क्या तुमने जब मार्केट बिटकॉइन नहीं थी तब तुमने कभी किसी को बताया था? खुदारा किसी के भी एडवाइस सुनने से पहले, सक्सेस स्टोरी सुनने से पहले उसकी सक्सेस तो देखें, वाकई उसने कोई गाड़ी खरीदी है, क्या वो इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता है? अगर नहीं करता तो आप उसकी स्टोरी क्यों सुन रहे हैं? मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा। वकार ज़का साहब मुझे ये बताएं कि आप पे तनकीद भी की जाती है कि वकार ज़का साहब ने ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये लोगों को कायल कर रहे हैं, इनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, ये लोगों से पैसे भी लेते हैं, उसमें डॉलर्स बटोरते हैं, और फिर खासतौर पे केपी गवर्नमेंट ने जब से आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट तैनात किया है तो उसके बाद तो ये अफवाहें मजीद बढ़ गई हैं। सर क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट जो है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। FATF के मुताबिक कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं कर सकता, कोई भी बंदा टेलीग्राम ग्रुप नहीं बना सकता। अगर आप किसी भी ग्रुप में सस्पिशियस एक्टिविटी पकड़े जाएंगे। फेसबुक पर $10 का ग्रुप जो है वो KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के उनका ताल्लुक है, मेरा नहीं है। $10 से ज्यादा कभी किसी से लिए नहीं है, ना ही कभी किसी को कहा कभी अपना बैंक अकाउंट हमें दे दे, हम ट्रेडिंग करके देते हैं। 30 सेकंड है, इसको 30 सेकंड में प्लीज वाइंड अप कर लीजिएगा। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करना, कोई आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ फेसबुक पे जो ग्रुप है $10 का वो, और कहीं किसी को पैसे नहीं देने। कोई मेरे नाम से पैसे मांगता है, झूठ बोल रहा है। रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने क्रिप्टो खरीदी भी है संभाल के रखें, और नहीं खरीदी बेस्ट टाइम है खरीदने का। 30,000 पे अगर बिटकॉइन आता है, 28,000 पे आने का इम्कान है, टपाटप खरीदना है आपने। बहुत शुक्रिया वकार ज़का साहब आपके कीमती वक्त के लिए। क्रिप्टो एक्सपर्ट वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बिटकॉइन के पीछे जो साइंस है और तमाम कॉइन्स के पीछे इस वक्त राइट टाइम कौन सा है, कहाँ सेलिंग होनी चाहिए, कहाँ बाइंग होनी चाहिए, और अगर बाइंग करनी है तो कौन सा कॉइन जो है वो इस वक्त सबसे सूटेबल है, वकार ज़का साहब बता रहे थे जी। आज के 10 तक से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।